जब 50 साल हुए तब क्या भुला दिया गया था? जी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और 26 नवंबर को 2000 देश भर में संविधान का 50वां वर्ष मनाया गया था. 50வது ஆண்டு வந்தபோது அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் பிரதமராக இருந்தார். 26 ஜனவரி 2000 அது அரசியல் சட்ட நாளாக கொண்டாடப்பட்டது. அந்த 50வது ஆண்டை சிறப்பாக நாம் கொண்டாடினோம். जीने का प्रयास किया था, जनता को जगाने का भी प्रयास किया था. और अध्यक्ष जी, जब देश संविधान का 50 वर्ष मना रहा था और जब 50 वर्ष की पूर्णाहुति हुई तो ये मेरा भी सौभाग्य था कि मुझे भी संविधान की प्रक्रिया से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया. அந்த 50 ஆண்டு அரசியல் சட்டம் பூர்த்தி செய்த அதே நேரத்தில் எனக்கும் அரசியல் சட்டப்படி வேலை செய்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. நான் குஜராத்தின் முதலமைச்சராக ஆனேன். मुख्यमंत्री के नाते कि हम गुजरात में संविधान के 60 साल मनाएंगे और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अंबाड़ी में रखा गया उस विशेष व्यवस्था में रखा गया. हाथी पर संविधान की यात्रा निकल संविधान गौरव यात्रा निकाली गई और राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था और देश को संविधान का அந்த சமயத்தில் ஒரு யானை மீது அம்பாரி கட்டி அந்த அம்பாரியில் அரசியல் சட்ட புத்தகத்தை வைத்து ஊர்வலமாக அழைத்து வந்தோம். நாட்டின் அந்த மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் அந்த யானைக்கு பக்கத்தில் காலார நடந்து வந்தார். 75 साल हुए हमें अवसर मिला और मुझे याद है जब मैंने लोकसभा के पुराने सदन के अंदर जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात कही थी तब एक वरिष्ठ नेता ने सामने से आवाज उठाई थी कि 26 जनवरी तो है, 26 नवंबर की क्या जरूरत है. क्या भावना घर कर गई थी. ये बहुत पुरानी बात नहीं है. इसी सदन में मेरे பழைய பார்லிமெண்ட் வளாகத்தில் அந்த கட்டிடத்தில் நான் நவம்பர் 26ஆம் தேதியை அரசியல் சட்ட நாளாக கொண்டாடலாம் என்று அறிவித்த போது ஒரு பெரிய காங்கிரஸ் தலைவர் ஒருவர் அதுதான் ஜனவரி 26 இருக்கிறதே, நவம்பர் 26 ஏன் கொண்டாட வேண்டும் என்று கேட்டார். लेकिन हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होती है. हर कोई अपना दुख किसी न किसी रूप में प्रकट करता रहता है. कईयों ने अपनी विफलताओं का दुख प्रकट किया है. अच्छा होता दलगत भावनाओं से उठ करके देश हित में संविधान की चर्चा हुई होती तो समृद्धि मिलती अनेक देश की नई पीढ़ी को. आदरणीय सभापति जी, मैं तो संविधान के प्रति विशेष आदर का भाव व्यक्त करना चाहूंगा. इस संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग जो यहां पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए. क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था. हम यहां तक कैसे आते? ये संविधान का सामर्थ्य था. जनता जनार्दन के आशीर्वाद थे. இந்த அரசியல் சட்டம் இல்லை என்றால் எங்களை போன்றவர்கள் இந்த அவைக்கு வந்திருக்கவே முடியாது. இதுதான் இந்த அரசியல் சட்டத்தின் சாமர்த்தியம் என்று சொல்லலாம். और आज संविधान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार. அதிலும் ஒரு முறை அல்ல, 2 முறை அல்ல, 3 முறை எங்களை தேர்வு செய்து இங்கே அனுப்பி இருக்கிறார்கள். आदरणीय सभापति जी, उतार चढ़ाव तो आए, कठिनाइयां भी आई, रुकावटें भी आई, लेकिन मैं फिर एक बार देश की जनता को नमन करता हूं कि देश की जनता पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़ी रही. தடைகள் வந்தன, துன்பங்கள் வந்தன, இருந்தாலும்
அரசியல் சட்டத்தின்பால் நின்று நாட்டு மக்கள் எங்களை இங்கே அனுப்பியிருக்கிறார்கள். आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन तथ्यों को देश के सामने रखना जरूरी है और इसलिए मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं. कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. இங்கே சில விஷயங்களை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன். காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒரு குடும்பம் मैं इसलिए एक परिवार இந்த का उल्लेख करता हूं कि ஜனநாயகத்தை, இந்த அரசியல் சட்டத்தை குலைப்பதற்கு 55 साल எந்த முயற்சியும் அவர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை. परिवार ने राज किया है. इसलिए 55 ஆண்டுகள் ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தார்கள். ये जानने का अधिकार है और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है. இந்த குடும்பத்தின் ஒரு हर स्तर पर தவறான வழி, इस परिवार ने संविधान को தவறான चुनौती दी है. எண்ணங்கள் இதை இத்தனை காலம் நடத்தி வருகிறது. सभापति जी, 1947 to 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी. 1947 1952 வரை இங்கே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு இருக்கவில்லை. एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे और जब तक चुनाव न हो तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में ஒரு இடைக்கால खड़ा करना அமைப்பாக किया गया था. ஒரு அமைச்சரவை பதவியேற்றிருந்தது. தேர்தல்கள் நடக்கவில்லை. 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था. 1952க்கு முன்பு ராஜ்யசபாவும் राज्यों में भी कोई உருவாக்கப்படவில்லை. चुनाव नहीं थे. जनता का कोई आदेश नहीं था. उसके बावजूद भी और अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था. 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया. और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं. तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की इस आजादी को उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया और ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है. 1951 அது அரசு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு அல்ல. ஆனால் அவர்கள் उन्होंने அரசியல் சட்டத்தை किया और वो भी மாற்றுவதற்கான முதல் அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தார்கள். नहीं थे, उन्होंने पाप किया था. இது அரசியல் इतना ही சட்டத்தை नहीं, எழுதிய மேதைகளை அவமானப்படுத்தும் ஒரு செயலாகும். आदरणीय सभापति जी, उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी. उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए. ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्री அன்றைய மாநில முதல்வர்களுக்கு நேரு அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினார். அந்த கடிதத்தில் இந்த அரசியல் சட்டம் நம் நாட்டிற்கு
இடையிலே வந்தால் और இதனை आदरणीय நாம் सभापति கண்டிப்பாக जी, மாற்ற வேண்டும் என்று எழுதினார். ये भी देखिए 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था. उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है. उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा गलत कर रहे हो. इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने அந்த சமயத்தில் நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருந்த பாபு ராஜேந்திர பிரசாத், சபாநாயகர் அவர்கள், ஆச்சாரிய கிருபலானி, ஜேபி முதலியவர்கள் நீங்கள் தவறு செய்கிறீர்கள் என்று நேருவிடத்திலே சொன்னார்கள். वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया. ஆனால் நேரு அதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, आदरणीय सभापति जी, சட்டத்தை கொண்டு வந்தார். ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही. ये खून मुंह पे இவ்வாறு लग गया. அரசியல் சட்டத்தை மாற்றுவது इतना காங்கிரஸ் ही கட்சியின் नहीं, அந்த संविधान के ரத்தத்தை spirit ருசி को பார்த்துவிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் लहू लहान करती रही. குணமாக மாறிவிட்டது. நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அரசியல் சட்டத்தை அவர்கள் வேட்டையாடினார்கள். करीब 6 दशक में 75 बार 60 ஆண்டுகளில் 75 முறை அவர்கள் அரசியல் சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தார்கள். सभापति जी, जो बीच